बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वाटर जो है वो मौजूद है हमारे पास बीकर में, जिसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो कहता है कि बताएं कि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा, सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास गिवन डाटा। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास, ये हमारा क्या है, गिवन डाटा है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं दैट C इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है किसमें, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फाइंड हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, फ़ारेनहाइट स्केल विच इज F। तो अब यहां पर एक ही हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन डाटा की है, और एक ही वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या फार्मूला होता है इसका, F इक्वल्स 1.8 C प्लस 32, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर या कुछ जो है हमारे पास नोट्स कह लें या आप लेक्चर्स कह लें, उनके अंदर जो फार्मूला होता है वो ये भी लिखा जाता है, F इक्वल्स 9/5 C प्लस 32। अब ये एक ही चीज है, इसके अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। 9/5 को अगर आप डिवाइड करवाएंगे ना तो ही 1.8 आता है, ठीक है। तो ये एक ही चीज है, क्लियर हो गया। तो अब हम सिंपली यहां पर क्या करेंगे, हम C की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ C, इधर देखें जी, F इक्वल्स 1.8, C की जगह पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, 50 प्लस 32। अब 50 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.8 के साथ। अब कैलकुलेटर के साथ करने, कैलकुलेटर के साथ करने, सिंपल तरीका क्या है कि 50 1 जा 50 हो गया, क्लियर हो गया। और 50 जब 0.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो समझ लेंगे 50 के 10 हिस्से कर ले, 10 में से 8 हिस्से कितने बनेंगे, 40। तो 50 1 जा, एक तो 50 ये बन गया था, और 50 इंटू 0.8 क्या हो गया, 40। 50 प्लस 40 क्या बनता है हमारे पास, 90 बनता है। F इज इक्वल्स टू 90 प्लस 32, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब 90 प्लस 32 ये हमारे पास कितना बन गया, टेम्परेचर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इजी सा न्यूमेरिकल था, बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इसमें क्या रहेगी, आसानी रहेगी। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव द सेकंड न्यूमेरिकल हियर, and the numerical statement is normal human body temperature is 98.6 degree Fahrenheit, convert it into Celsius scale and Kelvin scale। वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको कन्वर्ट करें सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में। उसी तरह हम क्या करेंगे, हम अपना गिवन डाटा और जो हमने फाइंड करना है उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो गिवन डाटा हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह जो फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, सेल्सियस है और केल्विन स्केल है। तो इनको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो गिवन के अंदर हम सबसे पहले लिख लेता हूं दैट फ़ारेनहाइट की वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर हो गया। अच्छा जी, फाइंड मैंने क्या करना है, सेल्सियस स्केल C की वैल्यू और केल्विन स्केल K की वैल्यू। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे, ठीक है। फिर वहां से हम आगे किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में तब्दील करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट, अच्छा जी, अब यहां पर कुछ बुक्स के अंदर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने का अलग से फार्मूला दिया हुआ है और बच्चों को वो याद करना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं, इस उस्ताद जैसे अनाड़ी भी होते हैं, जिनको ज्यादातर फार्मूलाज जो है वो याद नहीं होते।
तो मैं भी फार्मूले जो है वो ज्यादातर याद नहीं रखता, बेसिक फार्मूले याद रखता हूं और उन्हीं फार्मूलाज को मैं क्या करता हूं आगे इंप्लीमेंट करता हूं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, हम उसी तरह फॉरेनहाइट का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल्स टू 1.8c प्लस 32। अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी लिखा है, दोबारा ये फार्मूला आ गया। सिंपल हमने क्या करना है, F की वैल्यू पुट करनी है। F की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 98.6 इक्वल्स 1.8c प्लस 32। अच्छा जी, अब इधर देखेंगे ये प्लस 32 हो रहा है, ठीक है। जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे गलती भी कर जाते हैं, 1.8 को जला के डिवाइड भी करवा देते हैं जल्दी में। ऐसे नहीं करना बेटा, जब तक प्लस हो रहा है ना तो पहले प्लस वाला जलाकर माइनस होगा। तो इधर देखिए अब 98.6 माइनस 32 गिव्स अस 1.8c। अब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बगैर कैलकुलेटर के कर सकता हूं। 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, पीछे क्या बच गए 6, 9 में से 3 गए, पीछे क्या बचे 6। सिंपल है। तो क्या बन गया हमारे पास 66.6 इक्वल्स 1.8c। अब डिवीजन का काम होगा, यहां पे c और 1.8 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1.8 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। c इज इक्वल टू 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8, और जब आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। अब सेंटीग्रेड के अंदर हमारे पास आ गया यहां पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको केल्विन के अंदर क्या करेंगे, मालूम करेंगे। और केल्विन के लिए जो हम फार्मूला लेते हैं वो क्या लेते हैं, K इज इक्वल्स टू C प्लस 273। क्लियर हो गया। इधर देखेंगे K, C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 37 प्लस 273। अच्छा जी, अब इधर देखेंगे यहां पर भी आप कैलकुलेटर के साथ प्लस कर सकते हैं। C और D ग्रेडर्स, जो A ग्रेडर है वो बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। 0 1 कैरी हो गया, 1 और 7 8 प्लस 3 11, 1 अगेन 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 10 केल्विन। तो ये आ गया जी हमारे पास हमारा टेम्परेचर, केल्विन में भी और सेंटीग्रेड में भी। ओके बॉयज, तीसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास और उसके अंदर वो कहता है कैलकुलेट एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार। एक वो कह रहे कि मालूम करें कि कितना इंक्रीज आया है एल्यूमिनियम बार में जिसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर लॉन्ग, जो कि ऑलरेडी कितने मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर है। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसको हीट किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, द थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कॉफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है, किसका, एल्यूमिनियम का, वो 2.5 into 10⁻⁻5 पर केल्विन है। अच्छा, थर्मल कॉफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ बॉडी, उसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जब हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन, तो तब हम उसके अंदर इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो ये उन्होंने कहा है कि आपके पास ये एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है, और फर्ज कर लेते हैं कि इस पूरे का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। सपोज कर लेते हैं कि जी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या था, टेम्परेचर था। आपने इसको हीट करना शुरू किया और हीट करने पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जाहिर बात है कि जब आप किसी बॉडी को हीटअप करेंगे तो उस बॉडी के डायमेंशंस के अंदर, उस बॉडी के पैरामीटर्स के अंदर क्या आएगी, तब्दीली आएगी। सपोज कर लेते हैं सपोज करने में तो कोई हर्ज नहीं जाता कि इस लेंथ के इस रॉड के अंदर एक लेंथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। इस रॉड की लेंथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। जब रॉड की लेंथ के अंदर इजाफा हुआ है तो यहां पर इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो हमारे पास L0 कितनी थी, 2 मीटर थी।
लेकिन अब क्योंकि इसकी लेंथ के अंदर इजाफा हुआ है, तो अब हमारे पास जो इसकी नई लेंथ बनी है, लेट अस से कि वो क्या बन रही है, हमारे पास डेल्टा एल बन रही है, ठीक है, कैपिटल एल बन रही है। वी हैव टू फाइंड हियर द इंक्रीज इन द लेंथ, के लेंथ के अंदर कितनी तब्दीली आई है, ठीक है। दोबारा से कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम रॉड था जिसका ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। हमने उसको हीटअप किया, हीटअप करने पर उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उस रॉड की ओरिजिनल लेंथ थी 2 मीटर। जैसे ही हमने उसको हीटअप किया, उस रॉड की लेंथ के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज आ गया, और इंक्रीज होने के बाद उसकी नई लेंथ कितनी बन गई, कैपिटल एल बन गई, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि जो रॉड की जो लेंथ में जो इंक्रीज आया है, जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली कितनी आई है, विच इज डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम जल्दी जल्दी अपना गिवन डाटा और फाइंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन किया गया है, ये 2 मीटर लॉन्ग यानी कि ओरिजिनल लेंथ दे दी गई है। उसके बाद T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, गिवन डाटा आ गया। तो गिवन डाटा जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव L नॉट विच इज 2 मीटर। उसके बाद हमारे पास T1 है, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, केल्विन के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 0 प्लस 273 गिव्स अस 273 केल्विन। इसी तरह हम T2 भी मालूम करेंगे। T2 हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 प्लस 273 गिव्स अस जी कितना होता है, 293 केल्विन। क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास अल्फा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। और हमने यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड करनी है कैपिटल एल की वैल्यू, विच इज, अगर स्टेटमेंट के अंदर हम देखें तो ये हमारे पास इंक्रीज इन द लेंथ, ये वाली लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना है, टेम्परेचर के अंदर कितने की तब्दीली आई है। सो फर्स्ट वी फाइंड डेल्टा टी। डेल्टा टी वी हैव T2 माइनस T1, और उसके बाद डेल्टा टी, T2 हमारे पास 293 केल्विन और T1 हमारे पास 273 केल्विन। तो 293 माइनस 273 और डेल्टा टी हमारे पास कितना बन गया, 20 केल्विन। इसके बाद हमने क्या करना है, कैपिटल एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, L इक्वल्स अल्फा L नॉट डेल्टा टी। रट्टा लगाया हुआ होता है ना, भूल जाता हूं मैं, क्या करूं, आखिर मैं भी तो आप ही की तरह का एक काम सा इंसान हूं। L इक्वल्स अल्फा L नॉट डेल्टा टी। इसके अंदर हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो दोबारा से मैं फार्मूला यहां पे लिख लेता हूं, L इक्वल्स अल्फा L नॉट डेल्टा टी, और वैल्यूज को पुट करते हैं, L इक्वल्स 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ L नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 और T की वैल्यू, सॉरी डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास 20। अब जिस C और D ग्रेडर ने यहां से कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन जिसने यहां पे ट्रिक सीखनी है ना मैथ की, वो यहां से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली कंट्रोल कर सकता है। इधर देखेंगे, बड़ा आसान है। 2.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा।
5 को आगे 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो सिंपल 2.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये 10 की पावर -5 मुझे नहीं पसंद तो मैंने इसको साइड करा दिया। ठीक है, 5 इंटू 20 कितना बनता है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 100 की पावर कितनी होती है 10 की पावर 2, 10 की पावर -5। इसी तरह इधर देखिए, पावर्स को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स माइनस होती है, और क्या आ जाएगा -3 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर मीटर में। अब यहां से हमने आंसर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मैं -3 को भी क्या कर दूंगा, शफल कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। लेट अस से 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3 बन जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे ये जादू हो रहा है यहां पे, ठीक है, ये जादू हो रहा है यहां पे। 10 की पावर -2 प्रीफिक्सेस वाला टेबल, प्रीफिक्सेस आपने पढ़े हैं, तो उसके अंदर सेंटी की वैल्यू क्या दी जाती है, 10 की पावर -2 दी जाती है। तो इस पूरे 10 की पावर -2 की जगह पर क्या आ जाएगा, सेंटी आ जाएगा। तो L इक्वल्स 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, और 10 की पावर -1 किसके बराबर होता है, 0.1 सेंटीमीटर के। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नहीं नहीं शेख साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, बलून बनाया है, बलून, सीरियस कह रहा हूं, बलून बनाया है। वो वाला गुब्बारा नहीं भाई, वो वाला गुब्बारा जिसके नीचे वो टोकरा नहीं लगा हुआ होता, बंदे ऊपर उसके ऊपर बैठते हैं और फिर गुब्बारा ऊपर ले जाता है, उस गुब्बारा को गुब्बारा बनाया है। और से तो देखो, एक काम कर, $200 A balloon contains 1.2 क्यूबिक मीटर एयर। एक बलून जिसके अंदर क्या है, 1.2 क्यूबिक मीटर की हवा भरी गई है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मालूम करें एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज, एयर का जो थर्मल कोफिशिएंट है वॉल्यूम के लिहाज से वो कितना है, 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। क्लियर? तो अब ये तवज्जो दे ले, गुब्बारा बनाया है मैंने, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो फिर शेख साहब से बात करें। अच्छा जी, तो यहां पर इसका जो टेम्परेचर है इनिशियल यानी कि T1 वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है ना वो कितना हो जाता है, थोड़ी देर बाद जब इसको हीट किया जाता है वो हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जिस टाइम इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसके अंदर हवा मौजूद थी 1.2 क्यूबिक मीटर की। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो अब इसके अंदर कितनी हवा जो है वो मौजूद है, यानी कि सिंपल अल्फाज में हमने उनको क्या बताना है, V की वैल्यू बतानी है कि V इस टाइम कितना मौजूद है। तो गिवन मेंशन कर लेते हैं यहां पे, गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास उन्होंने 1.2 क्यूबिक मीटर दिया है, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम जिसका था वो V0 है, वो दे दिया। T1 की वैल्यू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद बीटा की वैल्यू उन्होंने दी है 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लेते हैं। सो V0 जो है हमारे पास वो कितना है, 1.2 क्यूबिक मीटर। उसके बाद T1 की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 प्लस 273, उसी तरह केल्विन में लेकर आएंगे, कितना टेम्परेचर बनेगा, हिसाब लगाए, मैंने तो लगा लिया 288 केल्विन, ठीक है, 288 केल्विन बन जाएगा। इसी तरह
T2 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड T2 40 प्लस 273 वी हैव T2 अल्लाह खैर रखे तो बहुत बड़ी वैल्यू निकल जाए 3 1 4 प्लस 7 11 प्लस 1 कैरी हो गया 313 केल्विन। क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने बीटा की हमारे पास वैल्यू दी है 3.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर केल्विन। तो बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 3.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर केल्विन। और हमने यहां पर फाइंड क्या करना है, हम यहां पर फाइंड करेंगे V की वैल्यू। तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही उन्होंने हमें सिर्फ टेम्परेचर्स दिए हैं यहां पे, यानी कि T1 की वैल्यू दी है और T2 की वैल्यू दी है। तो हम उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे डेल्टा T की वैल्यू लेंगे और फिर हम अपना वॉल्यूम वाला फार्मूला क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए डेल्टा T इक्वल्स T2 माइनस T1। डेल्टा T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 313 केल्विन और T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 288 केल्विन। सो 313 माइनस 288 और डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जल्दी से कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं 25 केल्विन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे V का। V इक्वल्स V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये याद कर लो, नहीं तो रट्टा लगा लो। मैंने भी रट्टा लगाया, बहुत मुश्किल से लगाया, बता नहीं सकता। अच्छा, सो V नॉट की वैल्यू हमारे पास 1.2 क्यूबिक मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है, कहां गया, ओ ये रहा 3.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो 3.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और डेल्टा T की वैल्यू 25। अब इधर देखें जी, यहां पर हमने सबसे पहले इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर यहां पे भी ट्रिक बताएंगे, यहां पे एक सिंपल सी ट्रिक लगती है, आप कैलकुलेटर निकालें उस पर फाइंड आउट कर लें। अब हर चीज का रट्टा थोड़ी मैंने लगाया हुआ है। 3.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मल्टीप्लाई 25। इतना मैं अच्छा होता अगर मैंने रट्टा इतना लगाया हुआ होता, या मैं तो मैं यहां होता, आप लोगों को पढ़ा रहा था, मुंह देखे आपने। अच्छा जी, तो मेरे पास जो वैल्यू निकलती है V इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस बहुत छोटी सी वैल्यू निकली है, ना होने के बराबर 0.09175। इतनी बड़ी वैल्यू है ये। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 1 को इसके अंदर क्या करवाना है ऐड करवा देना है, और वैल्यू जो होगी हमारे पास V की वैल्यू वो बनेगी 1.2 इंटू 1.09175। इन द लास्ट 1.2 को हम इसके साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे और V की वैल्यू आ जाएगी 1.3 क्यूबिक मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये वाला आंसर कैसे निकाल लिया, ये मैंने रट्टा मारा है। क्लियर है। चौथे अगले न्यूमेरिकल करें। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 वी हैव हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहते हैं कि आपको कितनी हीट जो है वो दरकार होगी या चाहिए होगी या जरूरत होगी कितनी हीट की
कि आप आधा किलो पानी को या 0.5 kg वाटर को आप गर्म कर सके 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब तवज्जो दें कि सपोज कर ले कि ये हमारे पास हमारा क्या है, पानी मौजूद है, ठीक है, जिसका मास कितना है 0.5 kg है, ठीक है। करंटली जो इसका टेम्परेचर था वो कितना था 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपको लगी मिर्चें, आपने क्या कर दिया, इसके नीचे आग जला दी, ठीक है। आग जलाने से इसका जो टेम्परेचर था वो कितना हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो कहते हैं ये जो नीचे आग जलाई है, जो आपने इसको नीचे से हीट किया है, ठीक है, कितनी जो अमाउंट की जो हीट एनर्जी है वो आपने पानी को दी है अपना टेम्परेचर तब्दील करने के लिए। क्लियर हो गया। तो गिवन डाटा में हमारे पास उसी तरह सबसे पहले 0.5 kg मास आ गया, उसके बाद T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 65 डिग्री सेंटीग्रेड। सो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम, मास 0.5 kg, T1 ये हमारे पास कितना बनता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह 10 plus 273 gives us 283 केल्विन, और उसके बाद 65 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 plus 273 gives us 5 plus 3 8, 6 plus 7 13, और 1 कैरी हो जाएगा 338 केल्विन। इसके साथ ही क्योंकि ये पानी है जो इस बर्तन के अंदर मौजूद है, वो हमारे पास क्या है, पानी है, और पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी पर केजी के हिसाब से क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट लेता है हीट की, और पर केजी के लिहाज से एक स्पेसिफिक अमाउंट लेता है हीट की, और टेम्परेचर को पर केल्विन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो उस चीज को हम कहते हैं पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होती है हमारे पास 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये है हमारा गिवन डाटा। तो हमने फाइंड यहां पर क्या करना है, डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले जो हम पिछले दो न्यूमेरिकल्स में करते आ रहे हैं वही दोबारा करना पड़ेगा, डेल्टा टी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम डेल्टा टी को हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा टी इक्वल्स T2 माइनस T1, और डेल्टा T2 की वैल्यू हमारे पास 338 और T1 हमारे पास 283। तो 338 माइनस 283 और डेल्टा टी हमारे पास कितना बन जाएगा 55 केल्विन के। क्लियर हो गया, डेल्टा टी आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला जो है उसके अंदर पुट करना है, विच इज डेल क्यू इक्वल्स CM डेल्टा टी। ले ली, जादू होने लगा भी आपके सामने, ये देखना, डेल्टा क्यू, C की वैल्यू 4200, M की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.5। क्लियर, तो 0.5 और डेल्टा टी हमारे पास कितना आया है 55। अब अगर आप लोग चाहें सी और डी ग्रेडर्स खास तौर पे वो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज इसको कट करने का एक और तरीका भी है कि आप इसका पॉइंट खत्म करें और उसके साथ ही आप इसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें। लेकिन क्योंकि मुझे इसका रट्टा भूल चुका है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर 4200 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 55, 1,15,500 मेरे पास आंसर आता है। तो डेल्टा क्यू 1,15,500 जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास अमीरियत के नाम पे सिर्फ ये हीट एनर्जी ही मौजूद है, 1,15,500।
कोई बात नहीं। तो ये था हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। और इसके बाद आ रही है ब्रेक, इंटरवल है, ब्रेक आ रही है। तो ब्रेक में हम सुनाएंगे आपको एक न्यूज, और न्यूज के बाद आपको फिर चढ़े न्यूमेरिकल पे। अस्सलाम वालेकुम, कैमरामैन बशीर लंडे के साथ मैं आपका होस्ट उसामा फैसल। और मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि अगले साल से 9th का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली तौर पे तब्दील हो रहा है, और उससे अगले साल जो है हमारे पास जो 10th का सिलेबस है वो भी क्या हो रहा है, टोटली तौर पे तब्दील हो रहा है। तो अब जो हमारे पास यानी कि जो जितने भी यानी कि हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे या बुक्स होंगी, उनकी कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है, ठीक है। अभी तक हुकूमत ने कोई बुक इशू नहीं की है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, क्योंकि वो फेडरल का सिलेबस जो है उसको कॉपी कर रहे हैं। जो कुरिकुलम होता है हमारे पास, किसी भी एक किताब जो जिस कुरिकुलम पे बेस होती है, हम उसी कुरिकुलम के कॉन्टेक्स्ट उठा के क्या करेंगे, आपको यहाँ पे समझाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करवाएंगे। और उसके साथ साथ अगर उसके हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, रिलेटेड एक्सरसाइजेस बनती हैं, तो उनके ऊपर भी एक्सरसाइजेस क्या होंगी, इंशाल्लाह अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह ये काम जो है अब हमें थोड़ा सा सीरियस होकर करना पड़ेगा। मीमर नाम रखा था सिर्फ इस वजह से कि हम मीम्स अच्छे तरीके से इसके अंदर डेवलप कर सकें, लेकिन जैसे हालात हुए पड़े हैं, हम सीरियस ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आ गए हैं अपने दोबारा से छठे न्यूमेरिकल पर। और छठा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो सप्लाई करता है हीट को 1000 जूल पर सेकंड पे। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकंड। How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree centigrade to 90 degree centigrade? वो कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि पानी को गर्म कर रहा है, और वो हर सेकंड जो है 1000 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, पानी को ट्रांसफर कर रहा है। तो बताएं कि 200 ग्राम का जो पानी है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल का सारा स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे जो 1000 जूल पर सेकंड दिया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास उसने क्या गिवन किया हुआ है, पावर गिवन की हुई है, ठीक है। ये एनर्जी नहीं है, पावर है। पावर का यूनिट होता है वॉट, लेकिन यहाँ पर उसने एनर्जी का पावर का यूनिट जो है उसको तब्दील कर दिया, जूल पर सेकंड कर दिया। तो 1000 जूल पर सेकंड पहला गिवन डाटा, फिर उसके बाद 200 ग्राम दूसरा गिवन डाटा, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइन गलत लग गई, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास हमारा तीसरा गिवन डाटा आ गया, ठीक है। तो हम पहले गिवन डाटा लिखते हैं। सो वी हैव पावर हियर 1000 जूल्स पर सेकंड। उसके बाद उन्होंने मास गिवन किया हमारे पास 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में लेके जाएंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 किलोग्राम। उसके बाद उन्होंने T1 की वैल्यू दी है हमारे पास, और T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 हो जाएगा 20 प्लस 273 गिव्स अस 293 केल्विन। उसके बाद दूसरा T2 की वैल्यू दी है उन्होंने हमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सो T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 प्लस 273 गिव्स अस जी कितना बन जाएगा, 3 उसी तरह रहेगा, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी हो जाएगा, 363 केल्विन। और हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, कितना टाइम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। ये देखेंगे हाउ मच टाइम हमने क्या करना है, इसके अंदर रिक्वायर करना है, फाइंड करना है। तो उसी तरह पिछली रिवायत को बरकरार रखते हुए हम पहले क्या मालूम करेंगे, डेल्टा टी, ठीक है। उसी तरह हम क्या मालूम करेंगे, पहले डेल्टा टी मालूम करेंगे, और डेल्टा टी हमारे पास क्या होगा, T2 माइनस T1, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 363 केल्विन माइनस 293 केल्विन। तो 363 माइनस 293, और डेल्टा टी हमारे पास कितना आएगा, सिंपल है, कैलकुलेट करें, इतने जवाब निकाले। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली नहीं बल्कि एग्जैक्ट बनेगा 70 केल्विन, कॉन्फिडेंट रहा करें, ठीक है।
बस मेरी तरह ना रहा करें। तो डेल्टा टी क्या है? 70 केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर का फार्मूला लिखेंगे। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? पावर होता है हमारे पास वर्क बाय टाइम। ठीक है, अब किसी भी बॉडी पर जो वर्क किया जाता है तो उस बॉडी के अंदर क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब यहां पर किसी किस्म का वर्क तो नहीं किया गया, पानी को आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके गए, तो फिर पावर वाला फार्मूला क्यों लग रहा है? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, आपने टर्म पढ़ी है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि कोई भी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं, कुछ पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रहकर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रह के वाइब्रेट करते हैं उनके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी बनती है। ठीक है, तो यहां पर भी जो पावर, जो इलेक्ट्रिक हीटर जो पावर दे रहा है, ठीक है, उस पावर के जरिए वर्क किया जा रहा है, किसके ऊपर? मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। सो अगर मैं यहां पे लिखूं that work is equal to change in heat, तो ये मेरी बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सो P is equal to डेल्टा Q by T। अब हमने क्या मालूम करना है? T मालूम करना है ना, तो T और P आपस में दूसरे की जगह क्या कर लेंगे? तब्दील कर लेंगे, और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास T इक्वल्स डेल्टा Q बाय P। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई यहां पे, अब कि गिवन डाटा के अंदर उसने हमें डेल्टा Q की भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो डेल्टा Q को हम कैसे फाइंड आउट करें? तो उसने जो बाकी का गिवन डाटा दिया उसको हम इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे? यहां पर डेल्टा Q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, हमने यहां पे क्या लिखना है कि डेल्टा Q हमारे पास किसके बराबर होता है? CM डेल्टा T के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा Q की जगह पे CM डेल्टा T लिख दूं, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? T इज इक्वल टू CM डेल्टा T डिवाइडेड बाय पावर। अच्छा, अब आपको मजे की बात बताऊं, हम C की वैल्यू इधर डिक्लेयर करना भूल गए। मतलब ये देखो, टीचर का हाल देख लो कि क्या हुआ है। तो हम C की वैल्यू भी यहां पे साथ में डिक्लेयर कर देते हैं। C इज इक्वल टू 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक हो गया जी। अब वैल्यूज इधर पुट करें। T इज इक्वल टू C की वैल्यू 4200, M की वैल्यू 0.2, और डेल्टा T हमारे पास कितने? 70 डिवाइडेड बाय पावर हमारे पास कितनी है? 1000। ले जी, एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया, ये वाली दो जीरो इन दो जीरोस के साथ कट गई, पीछे क्या बचा हमारे पास? T इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा जी, T इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 7 1.4। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए वही तरीका टाइम निकालने का, 42 के 4 हिस्से बनाएंगे और ये रेशियो के अंदर हिस्सा आएगा, क्योंकि 42 के जो 2 हिस्से बनते हैं वो 21 हो गया, और 21 का जो अलग से जो हिस्सा बनेंगे 2, वो हमारे पास कितने बनेंगे? 10.5 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी वो बहुत टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल जब आप इसको कैलकुलेटर से करके निकालेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 58.8 सेकेंड। 42 इंटू 1 42 हो गया, और उसका अगर चौथा हिस्सा हम निकालते हैं तो वो जाकर बनता उसके 10 हिस्से बनाते हैं, तो उसके बाद उसका हिस्सा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो सिंपल हमने कैलकुलेट कर लिया, T इज इक्वल टू 58.8 सेकेंड। बढ़ते हैं सातवें न्यूमेरिकल की तरफ, और सातवां न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। कितनी बर्फ जो है वो पिघल जाएगी 50,000 जॉल की हीट से। सिंपल सा देखें, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लॉन्ग वाइज भी शॉर्ट वाइज भी, क्योंकि बहुत शॉर्ट किस्म का न्यूमेरिकल है।
वो कहते हैं कितनी आइस जो है वो पिघल जाएगी 50,000 जॉल ऑफ हीट से अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, पानी का जो बर्फ का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 336,000 जॉल पर किलोग्राम। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बर्फ जो है मिसाल के तौर पे आपके पास है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या कि न्यूमेरिकल भी आएगा, और आप बर्फ को हीटअप करते हैं। ठीक है, तो बर्फ जब तक 0 पर नहीं पहुंचेगी ना, वो तब तक पिघलना जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि बर्फ का, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब आप उसको मुसलसल हीट कर रहे हैं, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है, बर्फ पिघलना भी शुरू हो गई है, लेकिन अब बर्फ का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, वो 0 पर ही रहेगा अनटिल जब तक सारी की सारी बर्फ जो है वो पानी ना बन जाए। ठीक है, जब तक सारी की सारी बर्फ ये ना कहते कि मैं पानी पानी हो गई, ठीक है, तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। अगर आप कहते हो कि मैं नीचे और ज्यादा हीट बढ़ा दूं, तो उस सूरत में बर्फ ज्यादा जल्दी पिघलेगी, लेकिन टेम्परेचर फिर वहीं का वहीं रहेगा, टेम्परेचर नहीं तब्दील होगा, टेम्परेचर ढीठ बन के वहीं पर 0 पर ही टिका रहेगा। क्लियर हो गया? तो अब ये बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो इसके अंदर जो गिवन है उसको जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। 50,000 जॉल हीट है और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है। क्लियर? तो डेल्टा क्यू कितनी है हमारे पास, 50,000 जॉल, और उसके बाद हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि HF हमारे पास कितना होगा, 336,000 जॉल पर किलोग्राम। और हमने इसमें मालूम क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है कि कितनी मास की बर्फ जो है वो पिघल जाएगी 50,000 जॉल की हीट से। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको हम करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल्स MHF। क्लियर हो गया? हमें किसकी वैल्यू चाहिए, M की, HF इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बनेगी, M इक्वल्स डेल्टा क्यू बाय HF। सिंपल वैल्यूज पुट करें, M डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50,000, और HF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 336,000 जॉल्स। अब इधर देखेंगे, 3 0 से 3 0 कट गई, पीछे क्या बच गया आपके पास, M इक्वल्स 50 डिवाइडेड बाय 336। कैलकुलेट कर लें, अब हर एक का नुस्खा मेरे पास थोड़ी होता है, तो 50 डिवाइडेड बाय 336 और हमारे पास आंसर निकलता है 0.1488 किलोग्राम। और मैंने इसको तब्दील करना है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, किलो को खत्म करूंगा, या सिंपल यूं कह दूंगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो M इक्वल 0.1488 मल्टीप्लाई बाय 1000, और M की वैल्यू आ जाएगी M की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो फीस नहीं भरते ना आप लोग, डस्टर भी नहीं मैं ले सकता, और हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी 148.8 ग्राम। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर ले, M इज इक्वल टू 149 ग्राम, और M जो है वो नियरली इक्वल हो जाएगा 150 ग्राम के। क्लियर हो गया? छोटा सा न्यूमेरिकल था, मुझे बहुत मजा आया करने में। ओके जी, बढ़ते हैं इस चैप्टर के लेंथियस्ट न्यूमेरिकल पे, और दिखने में स्टेटमेंट छोटी लग रही है, मैंने आधी लिखी है क्योंकि इसके नीचे सारे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए, वो आप लोग फिर खुद ही बुक से कंसर्न भी कर सकते हैं और जो है याद भी कर सकते हैं उसको। तो क्या कहा उन्होंने, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहते हैं कि जी हीट की वो क्वांटिटी मालूम करें जो 100 ग्राम की बर्फ को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना शुरू करे और वाटर तक गर्म करे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब यहां पर 3 केसेस बनते हैं हमारे पास, इसके अंदर छोटे छोटे 3 न्यूमेरिकल्स मौजूद है इस एक न्यूमेरिकल के अंदर। पहला केस क्या बनता है
कि जब हम बर्फ को हीट अप करेंगे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी उसमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा लेकिन बर्फ नहीं पिघलेगी। बर्फ जाके पिघलती है 0 पे, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरा केस, जब बर्फ हमारी जाके पिघलेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो पिघलने के दौरान कितनी एनर्जी लेगी, वो हमारे पास एक अलग एनर्जी बनेगी। अच्छा, उस दौरान उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो जितने भी हम उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी हीट एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है पिघलने में, मेल्ट होने में। फिर उसके बाद जब वो पिघल जाएगी बर्फ और वाटर बन जाएगा, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा से हम हीट मालूम करेंगे, 3 हीट हो जाएंगी। फिर एंड पे हम तीनों हीट्स को जमा कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा 39,900 जूल। रट्टा मार के बैठा हूं, मेथड देख लीजिएगा आप। तो इसके गिवन डाटा के अंदर हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। इसके गिवन डाटा के अंदर हम मास लिखेंगे और हर केस का मैं जो होगा गिवन डाटा वो अलग से यहां पे मेंशन करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे। और शुरू में अगर आपको गिवन डाटा दिखा दिया तो फिर आपकी काम पे टांग जाएंगी। क्लियर हो गया? तो अब गिवन डाटा के अंदर हमारे पास मैं सिर्फ मास लिखूंगा, m इज इक्वल टू 100 ग्राम, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, किलोग्राम में। 100 डिवाइडेड बाय 1000 और 0 से 0 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 किलोग्राम, या सिंपल 0.1 किलोग्राम भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव केस नंबर 1। केस 1 वी हैव, केस 1 कौन सा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या रहेगी हमारे पास, आइस रहेगी इसके अंदर। अब यहां पर इसका गिवन डाटा मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास इसका जो गिवन डाटा है, क्योंकि जब जाहिर बात है जब हम बर्फ को हीट देंगे तो वो भी पर केजी के हिसाब से अपना जो है हीट को एब्सॉर्ब करेगी 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस विच इज हाफ हो जाएगी पानी के, 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और उसके बाद वी हैव T1 हेयर। T1 हमारे पास कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 प्लस 273 गिव्स अस 263 केल्विन। इसी तरह हम क्या करेंगे, T2 मालूम करेंगे। T2 वी हैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्लियर हो गया? अच्छा जी, m की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो अब हमने यहां पर मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हियर डेल्टा Q1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट डेल्टा Q1 इक्वल CM डेल्टा T। क्लियर हो गया? सो डेल्टा Q1, C की वैल्यू लिखें कितनी आ रही है, 2100, और उसी तरह T1 की वैल्यू 263 केल्विन और T2 की वैल्यू 273 केल्विन। बट हम यहां पर डेल्टा T मालूम नहीं कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल्टा T मालूम करेंगे, और डेल्टा T हम कैसे मालूम करेंगे, डेल्टा T इक्वल्स T2 माइनस T1, और डेल्टा T2 की वैल्यू हमारे पास 273 और T1 263, तो 273 माइनस 263 और डेल्टा T हमारे पास आ जाएगा 10 केल्विन के। क्लियर हो गया? अब इसी तरह हम इस वैल्यूज को यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। C की वैल्यू हमारे पास 2100, M की वैल्यू मैं यहां पे 1/10 लूंगा ताकि कटिंग हो सके, और डेल्टा T की वैल्यू जो भी मालूम की है हमने 10। अब सिंपल देखिए, 10 के साथ 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और डेल्टा Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2100 जूल्स आ गई। क्लियर हो गया? अब यहां तक हमारा था सारा का सारा केस 1, और ये हमारे पास केस 1 का
आंसर निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं हम केस 2 पे। केस 2 हमारे पास क्या है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अंदर आइस कन्वर्ट होगी किसमें, वाटर में। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तो यहां पर इसका गिवन डाटा जो होगा हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो होता है हमारे पास 336,000 जॉल्स पर केल्विन, सॉरी जाउल पर किलोग्राम, सही लिख रहा था मैं, ये पीछे है नहीं राणा साहब, इन्होंने मुझे कहा था कि पर केल्विन होता है। अबे साले 36,000 जाउल पर किलोग्राम, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आ गया। अच्छा जी, अब हमने सिंपल यहां पर क्या मालूम करना है, हमने यहां पर मालूम करना है डेल्टा Q2। तो डेल्टा Q2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा Q2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम उसी तरह हम फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा Q2 MHF, और डेल्टा Q2 M की वैल्यू 1/10 और HF की वैल्यू 336,000 आ जाएगी। अब इधर देखें जी, सिंपल सी चीज है, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल हो गया, और डेल्टा Q2 की वैल्यू भी हमारे पास जो है यहां पर निकल आई है 33600 जॉल्स। ले जी, दो वैल्यूज आपको निकाल दी है, दो केस हमने हल भी कर लिए फटाफट। ले, दो वैल्यूज तो निकल गई हमारी, अब रह गई तीसरी वैल्यू। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जो है कितनी एनर्जी लेगी, क्या बनने में, वाटर बनने में। लो जी, उसने इतनी एनर्जी ले ली, अब वो बन गया पानी। अब पानी कितनी एनर्जी लेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में। तो वी हैव द केस 3 हियर, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कौन सी स्टेट है हमारे पास, वाटर स्टेट है। क्लियर हो गया। इसका भी गिवन डाटा लिख लेते हैं हम। इसका गिवन डाटा हमारे पास क्या बनेगा, उसी तरह, क्योंकि अब पानी है तो पानी का यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा बर्फ से। कितना बन जाएगा, 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसी तरह हमारे पास T1 कितना आ रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। इसी तरह T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किसके बराबर होता है, 10 + 273 gives us 283 केल्विन के। क्लियर हो गया। और हमने यहां पर मालूम क्या करना है, हम यहां पर मालूम करेंगे डेल्टा Q3। डेल्टा Q3 मालूम करने से पहले हम मालूम करेंगे हमारे पास डेल्टा T। तो डेल्टा T मालूम करने का हमारे पास उसी तरह फार्मूला, डेल्टा T = T2 - T1। T2 की वैल्यू हमारे पास 283 केल्विन, और T1 की वैल्यू हमारे पास 273 केल्विन, और कितने केल्विन का डिफरेंस आएगा, 10 केल्विन का डिफरेंस आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, डेल्टा Q3 की वैल्यू लेंगे, वही फार्मूला लगा के CM डेल्टा T वाला। तो वो क्या फार्मूला आ जाएगा, CM डेल्टा T, और डेल्टा Q3 हमारे पास C की वैल्यू 4200, M की वैल्यू 1/10 अगेन, और डेल्टा T की वैल्यू 10। अब इधर देखिए, अगेन वही काम कि 10 से 10 क्या हो गया, कैंसल हो गया, और डेल्टा Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4200 जॉल्स आ गई। ले, तीनों हमने क्या कर दी, फटाफट निकाल दी है जल्दी। लो जी, तीनों एनर्जीज आ गई। हमने मालूम क्या करना था, डेल्टा Q मालूम करना था। तो डेल्टा Q = डेल्टा Q1 + डेल्टा Q2
प्लस डेल्टा Q3। अच्छा जी, अब डेल्टा Q1 हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2100, डेल्टा Q2 की वैल्यू 33600 और इसी तरह डेल्टा Q3 की 4200। गलत नहीं बोल रहा, पूरा न्यूमेरिकल रट्टा मारा है मैंने क्योंकि मुझे भूल जाता है। इधर देखेंगे क्या आ गया, Q1 के नीचे 2100 आ गया, Q2 के नीचे 33600 आ गया और Q3 के नीचे 4200 आ गया। और जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी 39,900 जॉल। डेल्टा Q टोटल एनर्जी जो लगेगी बर्फ को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से पॉजिटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में इन द फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 और इंशाल्लाह 9th नोवा न्यूमेरिकल में मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 9 हमारे पास आ गया और न्यूमेरिकल 9 हमारे पास क्या है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर। वो कह रहे हैं कितनी हीट जो है आपको दरकार होगी कि आप 100 ग्राम पानी को कन्वर्ट कर सको एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम, कि आप 100 ग्राम पानी को तब्दील कर सको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम में। ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 into 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। पानी का जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 2.26 जॉल पर किलोग्राम है। अब ये आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। सेम एज फ्यूजन की तरह का होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर रुक जाती थी, जब तक बर्फ सारी नहीं पिघलेगी तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। सेम एज पानी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर रुक जाता है, वहां से सारे का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अगर पानी के किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो पानी वहां से स्टीम में, पानी का वो मॉलिक्यूल वहां से स्टीम में तब्दील हो जाएगा। उसका टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड या 101 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। क्लियर होगी। तो ये सारे छोटे छोटे से टॉपिक है। अच्छा, गिवन हमारे पास क्या है, इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं गिवन हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया है और ये एंड पे हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दी है। तो मास हमारे पास, उसको राइट डाउन करते हैं। मास है हमारे पास 100 ग्राम और 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम में लेके जाना है इसको, क्या बन जाएगा 0.1 किलोग्राम। या अगर मैं इसको कहूं कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है तो मास हमारे पास कितना बन जाएगा 10⁻⁻1 किलोग्राम। क्लियर हो गया। और उसके बाद HV की उन्होंने वैल्यू दी हुई है लास्ट पे 2.26 into 10⁻⁶। तो HV हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 2.26 into 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमने यहां पे फाइंड क्या करना है, हमने यहां पे फाइंड करना है डेल्टा Q की वैल्यू। क्लियर हो गया। तो सेम एज न्यूमेरिकल है, यहां पे भी फार्मूला में थोड़ी सी तब्दीली है। फ्यूजन वाला ही फार्मूला लगता है, MHF लगता था, यहां पे MHV लग जाएगा, H के साथ V। तो उसी तरह देखें डेल्टा Q, M की वैल्यू 10⁻⁻1, HV की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2.26 into 10⁻⁶ आ रही है। क्लियर हो गया। ये देखिए जी, अब हमने क्या करना है, हमने 10⁻⁻1 और 10⁻⁶ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो डेल्टा Q हमारे पास क्या बनेगा 2.26 into 10⁻⁶ into 10⁻⁻1। जब मल्टीप्लाई होंगे ये तो 2.26 into 10⁻⁻⁻1 और डेल्टा Q की वैल्यू आ जाएगी 2.26 into 10⁻⁵ जॉल्स। तो ये हमारा आंसर था। ओके जी, बढ़ते हैं आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज न्यूमेरिकल नंबर 10। और ये न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, तुमसे ना हो पाएगा। Find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degree centigrade through 500 gram of water at 10 degree centigrade। नहीं समझ लगी ना, मैं समझा रहा हूं, सब्र करो। वो कहते हैं फर्ज करें कि आपके पास पानी मौजूद है और ये पानी
मौजूद है, इसका मास कितना है हमारे पास 500 ग्राम, उसका क्या है मास है। कहते हैं कि ना आपने इस पानी पर से क्या गुजारी है, स्टीम गुजारी है। ठीक है, आपने इस पानी पर से क्या गुजारी है, स्टीम गुजारी है, और स्टीम का मास हमारे पास कितना है 5 ग्राम। अच्छा जी, पानी का टेम्परेचर कितना है हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि स्टीम का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो कितना है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहते हैं बताएं जब स्टीम को गुजार देंगे तो पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। अब सिंपल सी एक चीज है, मैं आपके सामने दो बॉडीज बनाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास हमारी दो बॉडीज है। ठीक है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है, बी है। ए बॉडी बी, बॉडी ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉडी बी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों बॉडीज को मैं आपस में साथ जोड़ दूं तो क्या होगा। सपोज कर ले कि ये हमारे पास वो दोनों बॉडीज है जो आपस में जुड़ गई है। ठीक है, अब इधर देखेंगे, अब यहां पे क्या होगा कि बॉडी ए अपना टेम्परेचर लूज करेगी और बॉडी किसको देगी, बॉडी बी को अपना टेम्परेचर देगी। सेम एज बॉडी बी यहां पर अपना टेम्परेचर गेन करेगी फ्रॉम बॉडी ए, और दोनों के दरमियान टेम्परेचर और हीट की तब्दीली तब तक होती रहेगी जब तक दोनों जो है वो एक ही टेम्परेचर पर आकर नहीं रुक जाते। सेम यहीं पर होगा, पानी अपना टेम्परेचर गेन करेगा, स्टीम अपना टेम्परेचर क्या करेगी, लूज करेगी। सेम यहीं पर होगा, पानी अपना टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करेगा, और स्टीम अपना टेम्परेचर क्या करेगी, लूज करेगी। और इसी चीज को हमने क्या करना है, मालूम करना है। ये वाला टेम्परेचर हमने मालूम करना है कि किस टेम्परेचर पर जाकर इन दोनों का फ्लो जो है वो आपस में रुक जाएगा। सो गिवन डाटा हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास सबसे पहले ये मास दिया गया है, हमारे पास मास ऑफ स्टीम M1। ठीक है, M1 5 ग्राम, 5 डिवाइडेड बाय 1000, और ये कितना आता है 0.005 किलोग्राम। उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है किसका, स्टीम का, और स्टीम का टेम्परेचर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है T1, लेट अस से T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप लोगों को खुशखबरी ये है, यहां मैं इसको केल्विन में तब्दील नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हमने एंड पे डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बताना है। अच्छा जी, T1 कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह उन्होंने क्या दिया हमारे पास, अगेन M2 की वैल्यू दी है, और M2 हमारे पास कितना है 500 ग्राम, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किलोग्राम में, 500 डिवाइडेड बाय 1000, और ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। उसके बाद वो हमें गिवन करता है T2 दूसरा टेम्परेचर, विच इज यहां पर मैं मेंशन करता हूं T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर क्योंकि स्टीम है और स्टीम ने जब अपनी एनर्जी लूज करनी है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां से जैसे स्टीम अपना टेम्परेचर लूज करेगा 99 पर भी अगर स्टीम आ गई तो वो स्टीम नहीं आएगी, बल्कि स्टीम क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगा। तो यानी कि जब स्टीम अपनी एनर्जी लूज करेगी तो उस दौरान भी उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के थ्रू वो स्टीम किसके अंदर कन्वर्ट होगी, पानी के अंदर कन्वर्ट होगी, और फिर पानी अपना टेम्परेचर लूज करेगा, विच मीन्स कि हमें यहाँ पे एच वी की भी वैल्यू चाहिए 2.26 इंटू 10⁶ जाउल पर किलोग्राम। और हमने यहां पर फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, हमने यहां पे फाइंड, हमने यहां पर फाइंड करना है टी, दोनों का कॉमन टेम्परेचर, दोनों का कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, तो ये हमने मालूम करना है। अब जाहिर सी बात है, जितनी हीट बॉडी ए लूज करेगी, बॉडी भी उतनी ही एनर्जी क्या करेगी, गेन करेगी। सिंपल सी चीज है, क्लियर है ना, बात समझ आ गई है ना, ठीक है। अब जितनी एनर्जी जो है बॉडी ए गेन करेगी जितनी एनर्जी या हीट बॉडी ए लूज करेगी उतनी ही एनर्जी बॉडी बी क्या करेगी, गेन करेगी। सो इस बेस के ऊपर एक प्रिंसिपल बनाया जा सकता है, और वो प्रिंसिपल क्या है, दैट हीट lost by the stream जो हीट लॉस करेगी
वो गेन कौन करेगा? वाटर करेगा। हीट गेन बाय वाटर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हीट जो स्टीम लॉस करेगी, अच्छा जी, अब जो स्टीम ने पहली हीट जो जब लॉस करनी है तो उसने उसको तब्दील कर देना है किसमें? पानी के अंदर। डेल्टा क्यू, ये कौन सी होगी? वेपराइजेशन वाली हीट होगी। और उसके बाद फिर वो अपना और टेम्परेचर लूज करेगी विच इज डेल्टा क्यू 1। इसी तरह पानी अपनी एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा फ्रॉम डेल्टा क्यू 2, एनर्जी को क्या करेगा? हासिल करेगा। तो अब डेल्टा क्यू वी हमारे पास किसके बराबर होता है? ये एम एच वी के बराबर होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला फार्मूला। इसी तरह डेल्टा क्यू 1 ये हमारे पास किसके बराबर होगा? सी एम डेल्टा टी के बराबर होगा। ले जी, अब हमने सी की वैल्यू भी लिखनी है यहां पे, और सी यहां पे जो वैल्यू आएगी वो पानी की आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले स्टीम ये लूज करेगी फिर उसके बाद वो पानी बनेगा। तो हम सी की वैल्यू लिखेंगे गिवन डाटा के अंदर, और हमने ये नहीं लिखी, दोबारा से हम रह गए थे, तो हम मैं यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अब देखें जी डेल्टा क्यू 2, ये सिंपल हमारे पास क्या होगा? सी एम 2 डेल्टा टी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ वैल्यूज पुट करनी है। M1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहां पे? 0.005 किलोग्राम। 0.005 HV की वैल्यू 2.26 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया, प्लस C की वैल्यू 4200, ये हमारे पास M1 ही है, M1 की वैल्यू 0.005। अब आते हैं डेल्टा टी की तरफ। डेल्टा टी जो है यहां पे ये स्टीम के लिए यूज हो रहा है, और स्टीम का टेम्परेचर हमारे पास कितना था? 100 था। कहा गया? स्टीम का टेम्परेचर हमारे पास 100 था। अब 100 माइनस टी होगा यहां पे, ठीक है? क्यों 100 माइनस टी होगा? क्योंकि 100 हमारे पास क्या है? यहां पे बिगर टेम्परेचर है। सो यहां पर वो एनर्जी क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। इसी वजह से उसका T2 क्या है? 100 है, और T1 क्या है? वो सिंपल T है। तो 100 माइनस टी गिव्स अस C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4200, M2 की वैल्यू 0.5, और यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू देखें। अब देखें यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहां पे देखें, सपोज कर ले कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 10 से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 10 से इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो जो इंक्रीज करेगा वो इसका फाइनल टेम्परेचर होगा, विच मीन्स T-10। ले जी, अब सिंपल हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके 0.005 मल्टीप्लाई 2.26 एक्सपोनेंशियल 6, और आंसर आ जाएगा 11,300। 11,300 प्लस 42 को 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 4200 मल्टीप्लाई 0.005, और आंसर निकल आएगा 21 इंटू 100 माइनस टी, विच इज इक्वल टू, आगे 4200 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा हाफ के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2100 इंटू टी माइनस 10। अब इधर देखेंगे, 21 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, 11,300 प्लस 21 इंटू 100, 2100 हो जाएगा, माइनस 21t। इसी तरह 2100 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2100t माइनस 2100,000। अब सिंपल देखें, इधर बिल्कुल आसान काम हो रहा है, एंड पे चला गया हमारा काम। ये माइनस का 21t इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का 21,000 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इक्वेशन बनेगी हमारे पास 11,300 प्लस 2100 प्लस 21,000 इधर आकर क्या हो गया? प्लस हो गया, इज इक्वल टू 2100t प्लस 21t।
ले जी, इन सारों का आपस में जमा करवा दे जी। 11,300 जमा 21,000, बहुत पैसा है मेरे पास हीट की सूरत में, जमा 2100, और ये आंसर आ गया 34,400। अच्छा जी, इनको जब जमा करवाएंगे तो ये बनेगा 2121t। इन द लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, 2121t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इक्वेशन बन जाएगी 34,400 डिवाइडेड बाय 2121, और t खत्म हो जाए, मेरा बोर्ड खत्म हो गया, डिवाइडेड बाय 2121, 16.21 डिग्री सेंटीग्रेड। ले जी, ये हमारा आंसर निकल आया। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा करके लिख देता हूं, डेट जगह ही नहीं है, 16.21 डिग्री सेंटीग्रेड। ले जी, ये हमारा था हमारा फाइनल आंसर, फाइनल न्यूमेरिकल का। बॉक्स भी गलत लग गया। तो ये थे हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 8 के। इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो भी आपको बता दिए। पहले 2 न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 7वां और 9वां न्यूमेरिकल वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं अब जा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। शेख यार, दाल गरम कर दे, जल्दी कर। Boom, 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 boom,